करेंगे बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात, मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही पूछा था कि फर्मेंटेशन क्यों कराना ही क्यों है। जब यहाँ पर कोई एटीपी नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, तो फिर फर्मेंटेशन क्यों कराना हमें। तो अब इसका आंसर शायद आपको मिल गया होगा क्यों कराना है। क्योंकि सर हमारा जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है तो वहाँ पर जो NADH2 FADH2 बन रहे हैं उनको तो हम ETS के थ्रू क्या कर रहे हैं, NAD प्लस FAD+ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ETS चलती नहीं है, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस तो चल रही है। ग्लाइकोलिसिस चल रही है तो NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर दोबारा आप ग्लाइकोलिसिस चलाना चाहते हो तो फिर से आपको NAD+ चाहिए, यानी आपको NADH2 को NAD+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो ETS चलती नहीं है, यानी फर्मेंटेशन जो है ये प्रोसेस इसीलिए चलाया जाता है ताकि वो ग्लाइकोलिसिस का जो NADH2 बना है उसको दोबारा से किस में कन्वर्ट किया जा सके, NAD+ में। ठीक है, ताकि वो दोबारा से NAD+ यूज हो पाए, रिप्लेनिश हो जाए NAD+, और हमारा ग्लाइकोलिसिस चलता रहे। यहाँ पर कोई भी एटीपी बनने वाली नहीं है। इसीलिए बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस होता है सेल के लिए बच्चे। इसमें अल्कोहल बनता है, एसिड बनेगा, अल्कोहल बनेगा, बहुत डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है सेल का ये। लेकिन तब भी सेल कर रही है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी अगर चलाए रखना है तो ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस चलाना है तो NAD+ चाहिए, और NAD+ अगर NADH2 में कन्वर्ट होते चलेगा, यहाँ पर तो ETS चल नहीं रही जो NADH2 को दोबारा NAD+ में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, इसीलिए ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारा करना पड़ता है हमें। तो फर्मेंटेशन कहीं ना कहीं अब क्या करने वाला है, केवल बताओ क्या करेगा ये NADH2 जो हमारा बना है ग्लाइकोलिसिस का, उसको NAD+ में कन्वर्ट कर देगा। यही इसका मेन एम है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो फर्मेंटेशन होता है दो तरीके का होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो पायरुविक एसिड बनी है, ठीक है, किससे बनी है, ये ग्लाइकोलिसिस से बनी है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से वो पायरुविक एसिड एंटर कर जाती है फर्मेंटेशन में, और फर्मेंटेशन में जाकर क्या होता है बताओ। अगर वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, पहले इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटल्डिहाइड में। किसमें, एसिटल्डिहाइड में। और अगर हम देखें यहाँ पर पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन और एसिटल्डिहाइड के अंदर 2 कार्बन, यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 रिलीज होगा। ये देखो यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कराने के लिए जो एंजाइम है वो है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। सही बात है सर, डी कार्बोक्सिलेशन करा रहा है पायरुविक एसिड से, तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज क्या कराएगा, वो पायरुविक एसिड को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कराएगा। अब इसके बाद क्या किया जाता है, देखो इस एसिटल्डिहाइड को फिर कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में। नेक्स्ट स्टेप में बनाए जाते हैं हम अल्कोहल, और इसके लिए जो एंजाइम लग रहा है यहाँ पर वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बताया था। जिंक आयन जो होता है वो एक्टिवेटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। ठीक है, तो ये हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, और ये अल्कोहल यहाँ पर बन जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस के दौरान हमें पता है कि एल्डिहाइड अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एल्डिहाइड का क्या हो गया, एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसका रिडक्शन हुआ है मतलब इसने क्या एक्सेप्ट किया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किए होंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट किया तो कोई ना कोई देने वाला होना चाहिए, तो कौन देगा इसको, ये देखिए NADH ने दिया। NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन क्या कर दिया, इसको दे दिया, और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। देखो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, और ये फिर क्या करेगा, फिर ये ग्लाइकोलिसिस को चलाने के लिए चला जाएगा वहां पर प्रोसेस में यूज होने। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बात बताओ, ये जो NADH का बच्चे यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इस NADH के पास जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है, जो NADH जो रिड्यूस हुआ था, किसने रिड्यूस किया था इसको, सर ये रिड्यूस किया था इसने, किसको सर, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। याद है, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुई थी तो उस दौरान इस एल्डिहाइड ने जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज किया था वो इसने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या हुआ कि इस फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन किसने एक्सेप्ट कर लिया, फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ने। तो एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड है उसका इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, उसका जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, ठीक है, उस रिडॉक्स इक्विवेलेंट को किसने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट किया एसिटल्डिहाइड ने, और उसको एक्सेप्ट करके एसिटल्डिहाइड खुद किस में कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल में। ठीक है, और ये जो हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसको अगर बात करें हम तो इसको कराने के लिए पता है हमें बेकर्स ब्रीवर्स ईस्ट होती है हमारी, ब्रीवर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया पढ़ते हो आप। ठीक है, तो वो जो ईस्ट है वही ईस्ट क्या कराती है, फर्मेंटेशन कराती है। और बच्चे जब ये अल्कोहल की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में जहां पर ये फर्मेंटेशन चल रहा है 13% जब इस अल्कोहल की कंसंट्रेशन पहुंचती है तभी क्या हो जाती है, उस ईस्ट की डेथ हो जाती है। इतना पॉइजनस मीडियम हो जाता है कि ईस्ट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है।
तो यानी एक बात समझ में आ गई सर, हम ईस्ट की हेल्प से फर्मेंटेशन कराकर केवल कितना परसेंट प्योर अल्कोहल बना सकते हैं? केवल 13% प्योर अल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि 13% पहुंचते ही इसकी डेथ हो गई। तो अगर आपको इससे ज़्यादा हाई परसेंट अल्कोहल चाहिए तो कैसे करते हो? क्योंकि हमें तो पता है हम जो अलग अलग जो हमारे बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, उसमें तो अल्कोहलिक परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, 20%, 30%, 40% अल्कोहलिक कंटेंट होता है उसमें। तो वो फिर कैसे किया जाता है? तो वो हमें पता है सर, वो डिस्टिलेशन से किया जाता है। फर्मेंटेशन कराने के बाद उसका डिस्टिलेशन होता है और डिस्टिलेशन से फिर उसकी अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ाई जाती है। ठीक है। और दूसरे तरीके का जो हमारा अल्कोहलिक, दूसरे तरह का जो हमारा फर्मेंटेशन है उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या किया हमने? पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। और इस समय कौन सा एंजाइम यूज हुआ है यहाँ पर? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर? लैक्टिक एसिड में। ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? इस पायरुविक एसिड को रिड्यूस कर देगा लैक्टिक एसिड में। तो ये पायरुविक एसिड क्या हो गई? रिड्यूस हो गई लैक्टिक एसिड में। कैसे रिड्यूस हुई सर? तो इस पायरुविक एसिड ने यहाँ पर क्या किया? इस NaDH का वही इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया है और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, Na+ में ऑक्सीडाइज हो गया और ये एंटर कर जाए किसके अंदर? ग्लाइकोलिसिस में। फिर ये यूज हो जाएगा जाकर। ठीक है। और इसका जो इसने जो अपना रिलीज किया इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, किसने एक्सेप्ट कर लिया? उसको पायरुविक एसिड ने। तो फिर आपसे पूछा जाएगा और इस NaDH के पास जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आया वो कहाँ से आया है? तो वही सर फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड का ही है वो, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड का ही है वो। ठीक है। जो Na+ ने लिया था तो NaDH में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इस फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड का जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, जो रिडॉक्स इक्विवेलेंट है, जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है, वो कौन एक्सेप्ट करता है? तो बोल देना पायरुविक एसिड एक्सेप्ट करती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। और वही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन एक्सेप्ट करता है? तो वो एसिटल्डिहाइड एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है। तो ये हमसे पूछा जाता है फर्मेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। और यहाँ पर हमने पहले ही बात किया था कि फर्मेंटेशन में केवल कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है केवल उसका 7% से भी कम एनर्जी जो है वो रिलीज हो पाती है फर्मेंटेशन में। ठीक है। और अगर हम बात करें ATP के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहोगे 2 ATP बनती है केवल, वो भी केवल ग्लाइकोलिसिस में। तो हमने देखा है। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चे, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे डायग्राम आ जाता है, ऐसे बोलेगा पायरुविक एसिड का ऐसे 2 बना देगा, कहेगा एक में CO2 बना है प्लस समथिंग बना है और यहाँ पर केवल समथिंग बना है। तो ये कौन सा फर्मेंटेशन है और ये कौन सा फर्मेंटेशन है? तो हमें पता है कि CO2 कौन से में रिलीज होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में रिलीज होता है। तो ये वाला अल्कोहलिक हो जाएगा और ये लैक्टिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर कुछ केवल एक प्रोडक्ट बना है, वो लैक्टिक एसिड आपकी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है। यहाँ हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चे, एरोबिक और एनारोबिक में कंपेयर करते हुए पूछा जाता है कि जो NaDH है उसका NAD+ में जो कन्वर्जन है वो किस में फास्ट होगा? किस तरह के रेस्पिरेशन में फास्ट होगा? एरोबिक में फास्ट होगा ये प्रोसेस कि एनारोबिक में ये प्रोसेस फास्ट होगा? तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, हमारी NCERT भी इस लाइन को लिखती है। तो एक बात बताओ आप, अगर हम बात करें अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो एरोबिक में मैंने आपको बताया था कि NaDH का Na+ में कन्वर्जन किसके थ्रू होता है? तो ETS के थ्रू होता है। और ETS के अंदर आपको पता है कि जैसे ही वो जो NaDH बनेगा, वो बनते ही क्या होगा? एंटर कर जाएगा ETS में तुरंत। मैंने बताया था आपको, जैसे बनेगा वैसे ही एंटर कर जाएगा। बताया था मैंने, किसी का कोई वेट नहीं करना है कि तुम बनो फिर साथ में चलेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बताओ NaDH बन गया, ठीक है, वो तो बीच में बन जाएगा जब फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड आपकी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब कन्वर्ट होगी, तभी क्या होगा? इसी स्टेप में आपका NaDH2 NAD+ जो है वो NaDH में कन्वर्ट होगा और आपका NaDH बन गया। लेकिन ये जो NaDH अब दोबारा से इसका जो कन्वर्जन है NAD+ में, ये कब तक नहीं हो सकता बताओ? जब तक कि पायरुविक एसिड ना बन जाए। क्योंकि जब पायरुविक एसिड बनेगी तभी तो इसका फर्मेंटेशन होगा, तभी तो ये पायरुविक एसिड एंटर करेगी फर्मेंटेशन के लिए। और जब ये फर्मेंटेशन में एंटर करेगी तभी तो दोबारा जाकर आपका क्या होगा? ये NaDH कन्वर्ट हो पाएगा NAD+ में। तो कहीं ना कहीं यहाँ बताओ, यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? हाँ सर, यहाँ पर वेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो NaDH का NAD+ में कन्वर्जन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट होगा एज कंपेयर टू एनारोबिक, क्योंकि यहाँ पर कोई वेट नहीं है, यहाँ पर वेट करना पड़ेगा पायरुविक एसिड के बनने का। ठीक है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। यहाँ पर हम क्या करने वाले बच्चे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक ग्लूकोज से कितनी ATP हमारी सेल बना सकती है।
ये जो कैलकुलेशन है ये एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होता है बच्चे। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ग्लूकोज कितना एटीपी बना रहा है उसको कैलकुलेट किया जा सके और हमेशा उतना हमारी सेल एक ग्लूकोज से उतनी एटीपी बना पाए। 38 एटीपी जो हम पढ़ते हैं वो हमेशा बन पाए, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमारा जो ये रेस्पिरेशन होता है ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है। सेल को जब फैटी एसिड बनाना होगा तो एसिटिल कोएंजाइम ये उठा लेगी। तो जब उसने अगर एसिटिल कोएंजाइम उठा लिया तो उसके बाद का जो लिंक रिएक्शन तो हो गया, लेकिन क्रेब्स साइकिल नहीं होगी, ईटीएस नहीं होगा, तो कहाँ से पूरी एटीपी मिल पाएगी आपको? ठीक है, जब आपकी सेल को जरूरत पड़ेगी एमाइनो एसिड बनाने की तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को उठा लेगी। जब जरूरत पड़ेगी क्लोरोफिल बनाने की तो आपके सक्सिनिल कोएंजाइम ए को उठा लेगी। यानी हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सेल क्या करती है बच्चे, बीच बीच में से जो सबस्ट्रेट जो बन रहे हैं उनको उठा लिया जाता है सेल की जरूरत के हिसाब से, और सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए। इसीलिए ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस रेट, यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ये एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। बस हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी सेल कितनी एफिशिएंट है, कितना काम कर सकती है, कितना एटीपी बना सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं पॉसिबल है तो देखेंगे उसके लिए क्या। सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन होगा, लिंक के बाद क्रैब होगा, क्रैब के बाद ईटीएस होगा, नहीं, किसी भी स्टेप पर वो प्रोसेस बंद हो सकता है। लिंक वाला जो प्रोडक्ट है एसिटिल कोएंजाइम है ये यहीं से उठ सकता है क्या बनाने के लिए, फैटी एसिड बनाने के लिए। तो ये खत्म और ये खत्म, तो उस ग्लूकोज जो एंटर किया है उससे कहाँ मिल पाया 38 आपको, जो यहां तक बना वही बस बना। ठीक है, और क्या है, ये कब पॉसिबल है कैलकुलेट करना, जब कोई इंटरमीडिएट यूटिलाइज ना हो। ठीक है, नन ऑफ द इंटरमीडिएट यूटिलाइज एनीवेयर, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कोई यूज ना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जरूरत तो पड़ी जाती है, और सेल क्या करती है उसको हमारे इस रेस्पिरेटरी पाथवे से निकाल लेती है। ठीक है, और अपना काम कर लेती है, बना लेती है। दूसरी बात क्या, NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंटर इटसेल्फ इन ETS। देखा था हमने सटल सिस्टम में, सटल सिस्टम में क्या देखा था कि ये NADH है, ये किसकी फॉर्म में एंटर करता था, FADH2 की फॉर्म में। इसीलिए इस NADH, जिससे कि अगर ये डायरेक्ट जाता तो 3 ATP मिलती, लेकिन जब ये किसके फॉर्म में जाता है, FADH2 की फॉर्म में जाता है, तो केवल 2 ATP बनती है। तो ये भी बात सही है। अगर आप चाहते हो कि 38 बन पाए, पूरा अच्छे से गिन पाओ, तो ये NADH की फॉर्म में ही जाना चाहिए, तब जाकर ये काम हो पाएगा, जो कि हमारी सेल मोस्टली ऐसा नहीं करती हैं। मोस्टली हमें पता है कि हमारी सेल 36 ही बनाती है, मैंने बताया था आपको सटल सिस्टम में। ठीक है, और जब केवल ग्लूकोज ही यूज किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं जब आपको एम्फीबॉलिक पाथवे दिखा रहा था, एनसीईआरटी के डायग्राम जो मैंने फ्लो चार्ट आपको दिखाया था, वहां मैंने दिखाया था आपको क्या कि ग्लूकोज तो एंटर कर ही रहा है, फैटी एसिड भी एंटर कर जाती है, वो एसिटिल कोएंजाइम के लेवल पर एंटर करेगी, तो फिर काम ही खत्म हो गया। फिर जब उधर ग्लाइकोलिसिस पूरी चली ही नहीं तो उतना तो एटीपी बनेगा ही नहीं ना बच्चों, तो अब आप कहाँ से गिनना शुरू करोगे, लिंक रिएक्शन से गिनना शुरू करोगे। ठीक है, तो एक ये भी दिक्कत होती है क्या, इनका कहना है केवल ग्लूकोज एंटर करना चाहिए तब जाकर ये पॉसिबल है, जो कि ऐसा होता नहीं है। हमेशा ग्लूकोज थोड़ी ना एंटर करता है, कोई भी चीज एंटर कर सकती है, प्रोटीन, फैटी एसिड। ठीक है, इसलिए क्या किया गया बताओ, ये सारी चीजें होंगी तब जाकर आप ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बना पाओगे सही से और कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे लिखा है बट दिस काइंड ऑफ असम्पशंस नॉट वैलिड इन लिविंग सिस्टम। और क्यों जरूरी नहीं है, क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमने देखा, क्योंकि हमारी सेल की जरूरत के हिसाब से काम चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मान लो कि ऐसा चले, ऐसा मान लो चल गया, तो कितना एटीपी आप बना सकते हो उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। जो भी तक आप पढ़ते आते हो 38, 36 उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए तो EMP पाथवे ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बनता है, और 2 NADH से कितना एटीपी बनेगा, 6 एटीपी। सही है। 4 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पर, हाँ सर, डायरेक्टली एटीपी बनती है, 4 एटीपी डायरेक्ट बनती है, तो टोटल कितना बना, 10 एटीपी बनी, और यूज कितना हो जाता है, 2 एटीपी यूज हो जाती है। ये एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, एक ग्लूकोज एंटर करेगा तो क्या क्या होने वाला है। ठीक है, 2 एटीपी यूज हो जाएगी, तो नेट कितना गेन हुआ बताओ, 8 एटीपी का गेन हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिंक रिएक्शन की, तो लिंक रिएक्शन में कितना, 2 NADH2 बनता है, डायरेक्ट तो कोई एटीपी बनती नहीं है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन लिंक रिएक्शन में नहीं होता है, 2 NADH2 बनता है, और ये 2 NADH2 जब ETS में जाएगा तो कितनी एटीपी बना कर देगा आपको, 6 एटीपी। तो 6 एटीपी यहाँ बन गई, 8 यहाँ, 6 यहाँ। आगे चलिए, क्रैब साइकिल में क्या होगा, 2 एटीपी डायरेक्ट बनती है, हाँ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हर एसिटिल कोएंजाइम के एंटर करने पर 1 एटीपी बनती है, और एक ग्लूकोज में 2 एसिटिल कोएंजाइम आएंगे तो 2 एटीपी बन जाएगी डायरेक्ट, तो 2 एटीपी ये हो गई। 2 FADH2 बनते हैं, हाँ सर, एक एसिटिल कोएंजाइम जाता है तो एक FADH2 बनाता है, दूसरा वाला जाएगा तो दूसरा बनाएगा, क्योंकि एक ग्लूकोज में 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे लिंक रिएक्शन से। ठीक, 2 पायरुविक एसिड से। तो यहाँ पर 2 FADH2 से 4 एटीपी,
6 NADH2 बनते हैं, ठीक है, तो 6 से 18 ATP, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 38 ATP आ जाएंगे जो हम बनाते हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि 36 कब हो जाती है, 36 दो की कमी कब आती है, जब ये देखो यहाँ पर, जब ये आपका NADH2 ग्लाइकोलिसिस वाला NADH2 किसकी फॉर्म में एंटर करेगा, अगर ये FADH2 की फॉर्म में एंटर करेगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट अगर चलेगा सटल सिस्टम, तो क्या होगा, तो ये FADH2 की फॉर्म में एंटर करेगा, तो सोचो क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा ना, तो 2 की कमी आ गई, और यही जो 2 की कमी है इसी की वजह से क्या हो जाता है, 36 हो जाता है टोटल काउंट, और ये अगर डायरेक्ट NADH2 आया है तो वो 38 हो जाएगा टोटल काउंट। तो इस तरीके से हमने देख लिया, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है और रेस्पिरेटरी बैलेंस रेट क्या होती है। तो अब हम बात करेंगे बच्चे हमारी सेल की एफिशिएंसी के बारे में, कि हमारी सेल कितनी एफिशिएंट है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, देखिए इस इक्वेशन को याद करो, जब मैंने आपको ये इक्वेशन लिखवाई थी एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टार्टिंग में, तो मैंने बोला था कि एक ग्लूकोज से जो 686 किलो कैलोरी 686 किलो कैलोरी जो हम एनर्जी लिबरेट करवा रहे हैं, ये काम हम कहाँ से कराते हैं, ये बॉम कैलोरीमीटर की हेल्प से कराते हैं, ठीक है। ये हमारी सेल बनाकर नहीं देती है ग्लूकोज से इतना हमें एनर्जी, ये हम बॉम कैलोरीमीटर आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं। लेकिन जब इसी सेल एक ग्लूकोज को अपनी सेल में डालते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और इससे देखते हैं हम कितनी एटीपी बना सकते हैं, कितनी एनर्जी बना सकते हैं, तो आपने देखा कि आप एक ग्लूकोज से 38 या फिर 36 एटीपी बना सकते हो। आप तो 38 लेकर चलो बच्चे, मैक्सिमम जो बना सकते हो उसको लेकर चलो आप, ठीक है। तो अगर हम देखें ग्लूकोज से हम 38 एटीपी मैक्सिमम बना सकते हैं, और जब हम एक एटीपी को देखते हैं तो एक एटीपी जब ब्रेक होती है, एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है तो 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है एक एटीपी के यूज होने पर, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से हम देखें, इस बिहाफ पर अगर हम देखें तो हम मैक्सिमम कितना एटीपी बना सकते हैं, 38 एटीपी। तो इस 38 एटीपी से हम मैक्सिमम कितनी एनर्जी पा सकते हैं ग्लूकोज से, तो कैलकुलेट करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे 8.1 से तो वो आता है 307.8, 307.8 आएगा, ठीक है सर, 307.8 आ गया। तो यानी सर इतना हमारी सेल मैक्सिमम इतनी एनर्जी, इतनी किलो कैलोरी एनर्जी बना सकती है मैक्सिमम, वो भी एक ग्लूकोज से। और कितनी एक्चुअली होती है, बनाई कितनी जा सकती है, तो सर 686 किलो कैलोरी बनाई जा सकती है। यानी हम यहां से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हमारी सेल की, और वो जो आएगी आपकी नियरली 44% आती है, नियरली 44% हमारी एफिशिएंसी सेल को देखने को मिलेगी हमें। वही अगर आप बात करोगे किसकी, यहां पर अगर आप 38 की जगह 36 ले लो, तो फिर इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो वहां पर नियरली 42% एफिशिएंसी आती है। तो यानी हमारी सेल की जो एफिशिएंसी है वो 50% से भी कम है। ग्लूकोज एटीपी बनाने की, एनर्जी बनाने की जो एफिशिएंसी है वो 50% से भी कम है सर, वो 42 से 44 के बीच में लाई करती है मैक्सिमम, वो भी। क्योंकि आपने देखा था कि आप एक ग्लूकोज से कभी भी 38 एटीपी पूरा बना नहीं पाते हो, ठीक है, लेकिन हमने मैक्सिमम अगर कैलकुलेट किया तब भी हमारी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 44%। अभी तक हमने रेस्पिरेशन टॉपिक में बच्चे जिस टॉपिक के बारे में बात किया, यहाँ पर हर एक चीज हमारी सेल के अंदर चल रहा है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ईटीएस, सब कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं सेल में आपके, ठीक है। लेकिन अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं इसलिए ताकि हम समझ पाए कौन सा फूड कितना एफिशिएंट है। अब आरक्यू से आपको फूड की एफिशिएंसी के बारे में कैसे पता चल जाएगा, तो देखते हैं आरक्यू क्या बताता है हमें। आरक्यू का मतलब होता है बच्चे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, ये एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम, ठीक है। मतलब किसी भी फूड ने ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, फूड को तोड़ रहे हैं, तो उस फूड को तोड़ने के लिए आपने कितना ऑक्सीजन दिया, ठीक है, और उस फूड ने वो फूड को तोड़ने के बाद उससे कितना CO2 रिलीज हुआ, ठीक है। इसका जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, कितना हमने ऑक्सीजन दिया उसको तोड़ने के लिए, और उसको टूटने के बाद कितना CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है सर कहीं ना कहीं जितना ज्यादा CO2 रिलीज होगा उतने ही ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, उतने ही कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे, और जितने ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी इसलिए मैं कह रहा था कहीं ना कहीं ये आरक्यू जो है ये आपके फूड की एफिशिएंसी को ही बता देगा कि वो फूड कितना एफिशिएंट है, वो फूड कितना कंज्यूम करके ऑक्सीजन और कितना टूट कर कितनी एनर्जी दे सकता है आपको, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए आरक्यू किस पर डिपेंड करेगा, तो अब आपको समझ में आ गया सर, ये डिपेंड करेगा किसको आप तोड़ना चाहते हैं। कोई फूड है वो ज्यादा टूट रहा है, पूरी तरह से टूट जा रहा है, कोई फूड आपका पूरी तरीके से नहीं टूट रहा है, ठीक है। तो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा आपने यूज किया है तोड़ने के लिए, ठीक है। आपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उस रेस्पिरेटरी पाथवे में कौन सा डाला है उस पर डिपेंड करता है कि आरक्यू की वैल्यू कितनी आएगी।
अपनी एनसीईआरटी की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी में कुछ फूड की जो है वो आरक्यू की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू दे रखी है उन्होंने कितनी 1, आरक्यू फॉर द फैट के लिए 0.7 दे रखा उन्होंने, प्रोटीन के लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.9 दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको या तो ऐसे आप डायरेक्ट याद रखोगे इसको, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फैट के लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.7 हो गया, प्रोटीन के लिए कितनी है 0.9 है, ठीक है। इससे दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है बच्चे, वो इस तरीके का इक्वेशन देकर भी पूछ सकता है कि बताओ, ऐसे डायरेक्ट दे देगा कोई भी इक्वेशन, ये तो हमने मान लो डायरेक्ट ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन देख रखा है, ठीक, लेकिन वो आपको कोई भी इक्वेशन दे सकता है और इक्वेशन देकर आपसे वो पूछेगा कि इस इक्वेशन में बताओ आरक्यू की वैल्यू कितनी आएगी, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होगा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है सर, अभी आपने बताया क्या कि कितना ऑक्सीजन यूज करके कितना CO2 रिलीज हुआ है, उसी का जो रेशियो है वो आपकी आरक्यू की वैल्यू आती है। तो देखो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन यूज करके कितना CO2 निकला है, 6 CO2 निकला है, तो 6 CO2 निकला मतलब 6, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ तो 6 मॉलिक्यूल, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस इक्वेशन से आप आरक्यू निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। इसके लिए बस छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए क्या कि आरक्यू का मतलब क्या होता है, कितना CO2 निकला और अपॉन टोटल कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पर कुछ और वैल्यू मैंने लिखी है बच्चे, देखिए यहाँ पर कि अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू बताओ किसके लिए, फॉर ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब हमें पता है सर हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होगी, उसमें एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो इन ऑर्गेनिक एसिड को जब हम देखते हैं बच्चे, इनका आरक्यू की वैल्यू जब निकाली जाती है तो मोर देन 1 आती है। ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक। आपसे अगर पूछा जाएगा इसमें तो कोई इक्वेशन दे सकता है और उस इक्वेशन का बैलेंस्ड इक्वेशन देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कोई ऑर्गेनिक एसिड है, इसकी आरक्यू की वैल्यू बता दो आप, तो आप सिंपल सी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाल लोगे, ठीक है। यहां देखो अगर आपसे पूछा जाए बताओ आरक्यू की वैल्यू एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए पूछे तो क्या बताओ कितनी होगी, ठीक है। मैंने इनफाइनाइट लिखी है, लेकिन बताओ ये आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके से इनफाइनाइट आ जाएगा बताओ। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सर हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो यूज होती ही नहीं है, ठीक है। वहां पर CO2 निकल रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपने देखा कि CO2 निकलता है वहां पर, लेकिन ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती। यानी हमें समझ में आ गया सर कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो वहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसीलिए आपकी आरक्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनफाइनाइट आ जाएगी। रटने की जरूरत नहीं इन सब चीजें हमको, ठीक है।